डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसमें आपके पास राइट्स हैं, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर चीज है। अगर फ्लोर ऑफ द हाउस, मुझे आप बता दें बलूचिस्तान असेंबली में ऑपोजिशन कहां है? जितने अरकान असेंबली हैं वो सारे हुकूमत में, और वो क्या मैंडेट लेके आए हैं? कोई 18,000 कोई 19,000 वोट लेके। अपोजिशन तो सिंध असेंबली में भी नहीं है। मुझे अर्ज करने दें, वहां पर एक्चुअल जो नुमाइंदे, अगर इलेक्शन में यह चैलेंज करता हूं आपके रिकॉर्ड पे, मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी यहां कुछ चीजें कही थी, आज मैं फिर आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, आप इस असेंबली की लिस्ट निकलवा लें और नेक्स्ट इलेक्शन में देख लें, अगर इनमें से एक भी इलेक्ट होके आ गया तो आप जो सजा मुझे देंगे मैं मंजूर करूंगा। जब तक ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ बलूचिस्तान की अवाम, जो बलोच ओरिजिनल बलोच है, ये आज ये मुझे बताएं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं जा सकते। जितने एमएनएज या एमपीएस बलूचिस्तान से हैं, ये कोई इस्लामाबाद बैठा हुआ है, कोई कराची बैठा हुआ है, जब ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं जा सकते तो उनके लिए आवाज क्या बुलंद करेंगे? अगर बलूचिस्तान में अपने हलके में ये लोग नहीं जा सकते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब कैसे जाएंगे? एक तो आप तो नई चेंज की बात करें तो यकीनन ही फिर तो आप वही के जीटी रोड की तरह आप भी फिर पंजाब में महदूद हो जाएंगे। फिर नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल बलूचिस्तान जाएंगे और हमने बलूचिस्तान के लिए प्लान भी किया हुआ है। सिर्फ मौसम की खराबी वजह से हमारा जलसा थोड़ा सा आगे हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज हम बलूचिस्तान में हमारी तंजीम फाल है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब अभी मौजूद हैं। कुदरती मौसम है, मसनूयात मौसम है, जो कहीं और मौसम बनती है, ऐसा कुछ तो भी खराबी नहीं है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब अभी कोयटा में मौजूद हैं और वो सारे तंजीम हमारी एक्टिव है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान इस में, मुल्क में मौसम बहुत खराब हो जाते हैं ना, वही कह रहा हूँ कि कुछ मौसम ऐसे खराब हो जाते हैं, रात की तारीखों में मुलाकातें होती हैं, वो जो मुलाकातें करते हैं वो भी आपको पता बहुत अच्छे तरीके से। आपका मौसम वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो कभी दिन की रोशनी में मुलाकात को मुनासिब नहीं समझा, रात की तारीकी तो बहुत दूर की बात है। हम पर तो एलिगेशन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लग सकता, लेकिन जो मुलाकातें करते हैं उनका अंजाम भी आप देख लें कि एक दिन सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं और आप क्या दूसरी समझते हैं कि जिस तरह ब्रेक से पहले भी आपने एक चीज की निशानगी की थी कि अब पेट्रोल की, बिजली की और जो है मुल्क में अब जितनी महंगाई हो रही है, क्या अब एक तरफ तो हम कहते हैं कि तमाम उन रूठे हुए बलोचों से हम बात करेंगे, क्या जो आम बलोच है जिसको खाने और पीने के लिए पानी नहीं है, आज तक 60 साल 64 साल गुजर चुके हैं, वो उस चीज में तरस रहा है कि उसके गांव में बिजली आए, उसके गांव में कोई स्कूल बने, उनसे फिर इस सूरत हाल में कैसे बात की जाए जहां पर एक यूनिट पे आज फिर 3 रुपए 3 पैसे महंगे कर दिए? आपकी तवज्जो मैं एक वाक़े की तरफ मबजूल कराऊंगा। बलूचिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। एक हमारे सियासी साथी थे, उनसे ऐसी मजाक में मैंने पूछा कि जनाब अगर मैंने तुर्बत बाय रेल जाना हो तो मैं कैसे जाऊंगा? तो उनका पहला सवाल ये था कि तुर्बत है कहाँ? मैंने कहा जनाब ये मकरान का हेडक्वार्टर है। कहने लगे अच्छा तो फिर कोयटा से ट्रेन जाएगी, आप उससे बैठ के चले जाइए। तो अगर हमारे सियासी रहनुमाओं का बलूचिस्तान के बारे में ये इल्म है तो मैं दावे से कह सकता हूं ये बलूचिस्तान का मसला कभी हल नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के अंदर सरदारी निज़ाम है, बलूचिस्तान के अंदर एक सेट वे ऑफ वर्किंग है जिसके कुछ हमारे लीडर समझते हैं कि इसको चेंज करना चाहिए। अगर चेंज करना चाहिए तो उनके पास अल्टरनेट नहीं है, अगर वो उस पर रहते हैं तो फिर ये सिस्टम नहीं बदल सकता। इस मकसद के लिए इसके ऊपर हमें एक एक्सपर्ट्स को लेना चाहिए, उन लोगों को लेना चाहिए जो बलूचिस्तान को जानते हैं। बिला वजह बैठ के बातें करने वाले लोगों को हमें जरूरत नहीं है। बलूचिस्तान को समझे। वजीर दाखिला, वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक जितना जानते हैं, मैं समझता हूँ कि कोई जानता ही नहीं होगा। रहमान मलिक साहब कितनी दफा पसनी गए हैं, रहमान मलिक साहब कितनी दफा पंजगूर गए हैं, रहमान मलिक साहब कितनी दफा सुंडसर में गए हैं। मैं रहमान मलिक साहब से ऑन रिकॉर्ड ये क्वेश्चन करता हूँ कि अगर कोयटा से सुंडसर जाना हो तो कैसे जाएंगे? दिस इज माय क्वेश्चन। बाहर चले जाएंगे सर, उनको वो तो नहीं, तर्जुमान तो नहीं हूं, पर मैं एक वजीर दाखिला है, बाहर जा सकते, कहीं भी तो सकते हैं। ये नहीं पता कि रास्ता कहां से जाता है, वो वहां का मसला क्या हल करेंगे? ये लोग जो हैं ये बिल्कुल बलूचिस्तान को नहीं समझते। दे आर मिसहैंडलिंग द सिचुएशन, दे विल स्पॉइल द सिचुएशन। सरदार साहब, बलूचिस्तान को अगर वह मौजूदा हुक्मरान भी नहीं समझ रहे और आपके लिए भी कहा जाता है कि उस वक्त के जनरल साहब ने, उन्होंने भी नहीं समझा, तो आखिर कौन समझेगा और किसके लिए कौन सोचेगा कि किस तरह मसला हल किया जाए बलूचिस्तान के लिए? देखिए, जनरल साहब तो समझे थे जो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में तब्दीली लाई, लेकिन बलूचिस्तान इस किस्म का है। ये बेल्ट है सिंध से मिलता है तुर्बत पर, सारामा, डलमंगसी पर, यहाँ पे मिक्स आबादी है।
बलोच भी हैं, सिंधी बोलने वाले भी हैं। दूसरा बेल्ट है 3 जिलों का, उसमें खालिस बुगटी, मरी, मेंगल। फिर इन बलोचों का कल्चर और तुर्क, जो मेजर हाशिम ने कहा, तुर्बत वाले बलूचों का कल्चर डिफरेंट है। तीसरा बेल्ट है पख्तून का। तो आप जाएं आज भी, इस बेल्ट जो सिंध के साथ मिला हुआ है उसमें डेवलपमेंट है, तरक्की है, लोग सुकून से रह रहे हैं। ये सिंध से मिला हुआ है जी, सिंध से जो मिला हुआ है, जेकबाबाद से अगर आप आगे जाएं, बिल्कुल सारा डेरा मुराद जमाली, हाँ, डेरा डेरा मुराद से लेके जलमंगसी और तुर्बा तक, जहाँ पे अभी तक वतन कार्ड नहीं मिले, वो ये जहाँ तक अभी तक जो है पानी पीने का नहीं। देखो ना, अभी इस हुकूमत का ये फॉल्ट है, लेकिन उस वक्त से लेके अभी तक बात कर रहा हूँ ना मैं, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल वो देखें, वेल है। इस तो मैं समझता हूँ कि अगर आप चले जाएं डेरा मुराद जमाली, जहाँ के वज़ीर आज़म भी रहे, उस वक्त के आपके दौरे हुकूमत में ज़फरुल्लाह जमाली का आप शेयर कहते हैं। मैं वही कह रहा हूँ मुगेरी साहब के यहाँ पे वहाँ पे जानवर और बलोच इकट्ठे पानी पी रहे हैं। देखो, यहाँ पे जो परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में मेगा प्रोजेक्ट देखें आप, पोर्ट देखें, ये हब से कोयटा तक रोड देखें, ठीक है ना। और आप मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दी, तीसरे बेल्ट में देखें, तीनों में फर्क क्या है। वहाँ पहले पख्तून वाले में मस्जिद भी आबाद है, अखरोट, बादाम, पिस्ता, जगह पक्की है और लोग खुशहाल। सर वो कुदरतनी पैदावार है, उसमें जन्नत साहब का क्या कमाल नहीं, था? उसमें ये कमाल है, पीपल्स पार्टी का क्या कमाल है? उसमें कमाल ये है, अगर सिंध में गंदम होती है तो उसमें का क्या कमाल है? उसमें कमाल ये कि पख्तून, कमाल ये है कि पानी नहीं मिलता, उसमें कत्लो गारत होती है। पख्तून नुमाइंदे अपनी अवाम की बात पे अमल कर रहे हैं, उनको तरक्की दे रहे हैं। ये कसूर हमारी लोकल लीडरशिप का है। तो वो लोकल लीडरशिप भी तो मनपसंदी और वही है जो आपके साथ ऐवानों में बैठी हुई थी। मैं कहता हूं बलूचिस्तान में कोई भी वजीर आला सिंध से या पंजाब से नहीं जाता, बलूचिस्तान का ही है। और जो सूबे के हुकूक हैं वो ये काम है, जैसे मैंने पहले आपको अर्ज किया कि ये असेंबली और चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का काम है कि अपने हुकूक वफाक से लें। तो बदकिस्मती से ये लोग सोए होते हैं, सोए होते हैं। अब जो है और इसमें लॉयर अगर सोए रहे बलूचिस्तान से, जिस तरह सरदार साहब कह रहे हैं कि कोई बाहर से वहां पे हुक्मरान काबिज तो नहीं किया जाता, वहां के लोकल बंदे जिनको इलेक्ट किया जाता है ऐवानों में पहुंचते हैं। और पिछली हुकूमत में भी जनरल साहब के साथ बैठे थे, वो भी मैं समझता हूँ कि इलेक्टेड हुए लोग थे, जिन्होंने सदर साहब को फिर जो है बावर्दी सदर भी तस्लीम किया। और आज भी जमहूरी लोग हैं जिनको ऐवान में बिठाया हुआ है, लोगों ने फिर वोट दिया है। आखिर ये लोग काम क्यों नहीं करते? देखिए, जब सदर साहब यहाँ से गए थे, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, तो उनको इंतहाई बाइज्जत तरीके से रुखसत किया गया था एंड ही वाज गिवन अ रेड कारपेट डिपार्चर जी। और अब उन लोगों ने क्या किया है, उनके सपोर्टर्स ने, कि नाउ ही विल बी रिसीव्ड विद रेड वारंट। ये कमाल है हमारे हुक्मरानों का। रेड कारपेट से भेजते हैं और रेड वारंट से फिर अरेस्ट करने का ऐलान करते हैं, पर उस पर इंप्लीमेंट नहीं होती है। अब्बासी साहब अगर वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं। अभी मसला ये है, सुई गैस का जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो रॉयल्टी मिलती है, क्या वो रॉयल्टी एक लोकल बलोच को जाती है? इज देयर एनी मॉनिटरिंग सिस्टम? इज देयर एनी मॉनिटरिंग सिस्टम कि इट हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय अ कॉमन मैन? फिर जितने हमारे वजीर दाखिला हैं, हाउ मच टाइम ही हैज स्पेंट इन बलूचिस्तान? Does he knows कि where Sheila Bagh is? Does he know where Qamardin का रेस is? Does he know where is फौजदार? What is the problem of फौजदार? ये मैं आपसे आपके प्रोग्राम की वसासत से दरखास्त करूंगा कि जितने हमारे MNAs हैं इनके ऊपर जबरी बॉन्ड होना चाहिए कि they will spend 3 months। अब आप कह रहे हैं कि आज आरिफ अलवी साहब भी बलूचिस्तान में मौजूद हैं और आने वाले वक्त में आप एक सुनामी कहा है कि अब शहर से निकल के गांव देहातों तक पहुंच सकती है। मुख्तर सवाल इसलिए करूंगा, क्या ये सुनामी बलूचिस्तान में भी जाएगी, उस सेरा में जहां पे खुशहाली है? जी बिल्कुल जाएगी, इसलिए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और हम पाकिस्तान की कौमी जमात हैं। बलूचिस्तान कोई अलग नहीं है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे और वहाँ नहीं जाएंगे। मैं माजरत के साथ अपने सीनियर साथी से कि जो सबसे बड़ा इशू बना ना बलूचिस्तान का, बहुत पुराना है, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के टाइम से, लेकिन जो पीक जो आग लगी वो अकबर बुगटी की शहादत से लगी। अकबर बुगटी के ऊपर आप लाख एलिगेशंस लगा दें, लेकिन वो मुल्क के खिलाफ नहीं थे। और ये है कि सरदार साहब की तरफ वाइंड अप की तरफ आ रहा हूं। सरदार साहब, तमाम जमातें, तहरीक इंसाफ, APML, जितनी भी जमातें हैं जो भी इस वक्त मौजूद हैं,
اب وہ جماعتیں تمام یہی کہہ رہی ہیں کہ جو اصل بلوچستان کا مسئلے نے طول پکڑا، جو آگ پھیلی، وہ جنرل صاحب کے اس وقت کے وہ کارنامے جس وجہ سے ڈیرہ بگٹی میں ایک بڑا آپریشن ہوا اور بگٹی صاحب کو ہلاک کیا گیا، شہید کیا گیا۔ کیا آپ کی جماعت کے سربراہ کیا اس قوم سے یا ان بگٹیوں سے جو ناراض ہیں اس وقت رہنما، ان سے معافی مانگیں گے؟ سائیں دیکھیں، اگر پرویز مشرف صاحب نے قتل کیا ہے تو مانگنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ قتل کیسے مانگنی ہوا؟ چاہیے۔ اگر پرویز مشرف صاحب نے کیا تو ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے، میں سر ایف آئی آر کٹ کے دنیا کہہ رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ تحریک انصاف کے ساتھی کا درستگی کے لیے کہ پرویز مشرف صاحب سمپل پریزیڈنٹ تھے، چیف ایگزیکٹو، دیٹ ٹائم ہی واز ناٹ چیف ایگزیکٹو۔ میرے پاس آخری 2 منٹ نہیں ایک سیکنڈ، ابھی لیٹ می کمپلیٹ۔ وہ چیف ایگزیکٹو نہیں تھے، چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر تھا، چیف ایگزیکٹو صوبے بلوچستان کا چیف منسٹر تھا۔ حکم تو انہوں نے دیا تھا نا سر؟ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں، آج سلمان تاثیر شہید ہوا ہے تو کیا صدر زرداری نے قتل کروایا؟ تو ڈال دو مقدمہ ایک زرداری صاحب پہ۔ پر وہ اب بلوچستان کے ڈال دو وہ ہوئے مقدمہ۔ بلوچوں کو سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ اگر میں کہتا ہوں بگٹی صاحب کو پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب نے قتل کیا ہوتا، خدا کی قسم یہ اتنا بہادر آدمی ہے، معافی مانگنے میں دیری۔ جی اسرار عباس صاحب۔ سر انہوں نے آن ریکارڈ ٹی وی پہ کہا تھا کہ ان کو وہ چیز آ کے ہٹ کرے گی ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کو ڈینائی کریں گے سر؟ ہاں، اس کو میں یہ کہتا ہوں، یہ انہوں نے آن ریکارڈ کہا ہوا ہے، ریکارڈنگ موجود ہے۔ یہ اس زمانے میں ہوا جب نہیں، اس زمانے میں نہیں، ارے بھائی بگٹی میں جب ان کی شہادت سے 5 روز پہلے کی بات ہے یہ سر، آپ ریکارڈنگ نکال لیجیے۔ اس وقت یہ بات کہی تھی جب جنرل آپ کیا فرمائیں گے، کیا بلوچوں سے حملہ ہوا کو معافی مانگنی چاہیے؟ ایک آپ سے حملہ کرے، آپ اس کو پھولوں کے ہار پہنائیں؟ دیکھیے جہاں تک بلوچوں کا تعلق ہے، میں اس کے اندر بالکل صاف رائے رکھتا ہوں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دل ہے، ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ معافی کیا، اگر ہمیں جا کے ان کی ٹانگ دبانی چاہیے تو ہمیں ان سے بھی کوئی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ہاشم علی صدیقی صاحب اور اسرار عباسی صاحب، سردار غلام مصطفیٰ قاسمی علی صاحب، مرکزی رہنما پی ایم ایل، اور جمشید دستی صاحب، آپ نے بھی ہمیں ٹائم دیا، ٹیلی فون پہ ہمیں جوائن کیا تھا۔ ہم ناظرین وہی بات ہے کہ آج بلوچستان کے لوگ جس طرح ایک بوند پانی کے لیے ترس رہے ہیں، بلاخر تمام پارٹیاں اس پہ متفق ہیں کہ اب بلوچستان کے لیے سوچنا چاہیے، پر موجودہ حکومت میں بیٹھی ہوئی تمام پارٹیاں جس طرح آج کے دن جب میں آپ سے بات کروں تو سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں، کسی بھی طرح سینٹ کے الیکشن نکالنے چاہیے اور کسی بھی طرح سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو، کوئی سامنے مقابلے میں نہ ہو کہ جیسے ہمارے نمائندے بآسانی سینٹ میں پہنچ چکے۔ کیا اس کی وجہ سے ملک میں ایک نئی تبدیلی آئے گی؟ کیا ہمارے حکمران موجودہ کیا بلوچستان کے مسئلے پہ بھی اسی طرح سر جوڑ کے بیٹھ کے سوچیں گے؟ اس پہ آپ بھی سوچئے گا، میں بھی سوچتا ہوں۔